ओके गाइस, आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग जो है वो रिवाइज करने वाले हैं कंपनीज एक्ट का एक और प्यारा सा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12, रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। रिपोर्टिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट किस बात की? फ्रॉड की रिपोर्टिंग होनी है। अगर ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव है दैट ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग सच अमाउंट और अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इज बीइंग और हैज बीन कमिटेड इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो ऑडिटर के पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए कि फ्रॉड हुआ है उस अमाउंट का जो प्रिस्क्राइब्ड है इन द कंपनी बाय इट्स ऑफिसर और एम्प्लॉय, तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा उस मैटर को। किसको? सीजी को रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज में प्रिस्क्राइब्ड। और क्या है जो प्रिस्क्राइब करता है? रूल नंबर 13 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 है जो अमाउंट प्रिस्क्राइब करता है, और वो अमाउंट है इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबव। हाँ जी, वो अमाउंट क्या है? इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबव। तो अगर कोई भी फ्रॉड का अमाउंट इंडिविजुअली 1 करोड़ और अबव है तो आपको 143(12) रेड विद रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको? सीजी को। अब मैनर ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? बहुत सिंपल। ऑडिटर सबसे पहले इस मैटर को बोर्ड या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा। ऑडिट कमेटी 177 में बनती है। कैसे करेगा? इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ नॉलेज ऑफ फ्रॉड, और उनसे रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन मांगेगा विद इन 45 days। बढ़िया। जैसे रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन आ गए, फिर उसके बाद वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन को पकड़ेगा और साथ साथ में उस रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन पे अपने कमेंट्स देगा और सीजी को फॉरवर्ड कर देगा विद इन 15 days। 15 दिन के अंदर अंदर जैसे रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन आपके पास आए, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप अपनी रिपोर्ट, रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन और उस पर अपने कमेंट्स फॉरवर्ड कर देंगे सीजी को। अगर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन नहीं आता है 45 डेज के अंदर, तो फिर आप अपनी रिपोर्ट और साथ साथ में ये नोट कि भाई हमने इनसे रिप्लाई ऑब्जर्वेशन मांगा था, नहीं आया है, नॉन रिसिट ऑफ रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन, ये वाला फैक्ट भी जो है सीजी को रिपोर्ट कर देंगे। रिपोर्ट जाती किसको है? सेक्रेटरी एमसीए। कैसे? रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट फॉलोड बाय एन ईमेल। रिपोर्ट किस पे बनेगी? आपके लेटर हेड पे जाएगी, आपका पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, मेंबरशिप नंबर, साइन एंड सील्ड हो जाएगा। फॉर्मेट आपको दिया गया है एडीटी 4 में, फॉर्म एडीटी 4 है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में आप दे देंगे। अच्छा, अगर आपका जो फ्रॉड का अमाउंट है इट इज लेस देन 1 CR, तो अब आप किसको रिपोर्ट करते हैं? आप रिपोर्ट करते हैं ऑडिट कमेटी और बोर्ड विद इन टाइम एंड मैनर एज में प्रिस्क्राइब। टाइम वही है, इमीडिएटली नॉट लेटर देन 2 days ऑफ द नॉलेज ऑफ द फ्रॉड। क्या क्या बताएंगे उसके अंदर? ये नैप पैन नहीं भाई, लॉजिकली समझ लो। कभी भी फ्रॉड होगा आप उसका नेचर बताओगे कि भाई फ्रॉड क्या हुआ, चारा घोटाला, अमाउंट बताओगे यस, और पार्टीज इन्वॉल्व बताओगे। ओके, अच्छा, फिर क्या होगा? यही चीज आपने बोर्ड और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट कर दी है, और रूल 13 बोर्ड रिपोर्ट के डिस्क्लोजर के लिए भी गाइड करता है, और वो बोलता है कि देखो, अगर आपको रिपोर्ट की गई थी फ्रॉड की, तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डालना पड़ेगा वही, क्या फ्रॉड हुआ था, अमाउंट कितना था, पार्टीज इन्वॉल्व कौन थी, और एक इंपॉर्टेंट बात, रेमेडियल एक्शन क्या लिया गया है। ओके, चलिए 143(13) ऑडिटर को सेफगार्ड देता है कि इफ ऑडिटर वाज सब्जेक्ट टू एनी पर्टिकुलर ड्यूटी, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी ब्रीच्ड इफ ऑडिटर इज रिपोर्टिंग द फ्रॉड एज पर 143(12) इन गुड फेथ। ओके, ऑडिटर के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी की जो रिस्ट्रिक्शन होती है, हमें प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ के, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 भी पढ़ के, शेड्यूल 2 स्पेसिफिकली पढ़ के हमें पता चला कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है हमें। कम ऑन टेल में, जल्दी बोलिए हेलो। और साथ में फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ के पता चला, लेकिन वहां एक्सेप्शन थी रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो एक्सेप्शन अभी आप साक्षात देख रहे हैं। और अगर आप एक्सेप्शन के चलते रिपोर्टिंग करते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं मानी जाएगी। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड प्रोविजंस आर इक्वली एप्लीकेबल टू कॉस्ट अकाउंटेंट्स डूइंग ऑडिट अंडर सेक्शन 148 एंड कंपनी सेक्रेटरीज डूइंग सेक्रेटरियल ऑडिट अंडर सेक्शन 204। अगर आप नॉन कंप्लाई करते हैं, यानी कि अगर आप 143(12) के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी भी लगती है, 5 लाख इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड 1 लाख इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था क्लास में, प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा। पीईसी लिमिटेड एक बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ अब मिसलेनियस पार्ट है 240 और 447। देखो, ऑडिटर को फ्रॉड को लेके क्या करना है वो उसे 240 में बताया गया, 143(12) में बताया गया, रेड विद रूल 13 प्लस कारो में बताया गया। कंपनीज एक्ट में एक और सेक्शन है 447, उसके अंदर फ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है। वो फ्रॉड की डेफिनेशन ज्यादा ब्रॉड है बिकॉज इट कवर्स द एक्ट्स विद इंटेंट टू इंजर दी कंपनी एटसेट्रा, चाहे कोई उससे गेन या लॉस हो रहा हो या ना हो रहा हो। तो ये एक्ट्स विद इंटेंट टू इंजर दी कंपनी एटसेट्रा, ये 447 में कवर्ड है। ऑडिटर की लिमिटेशन क्या है? ऑडिटर की लिमिटेशन ये है, ऑडिटर इज कंसर्न ओनली विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिन फ्रॉड्स का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ रहा होगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ऑडिटर, देयर आर स्टिल चांसेस कि ऑडिटर उनको डिस्कवर कर पाएगा, ऑडिटर जो है उनको ढूंढ पाएगा, ऑडिटर जो है उन पे एक्शन ले पाएगा। बट जिन फ्रॉड्स का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आ ही नहीं रहा, वो ढूंढना ऑडिटर के लिए जो है वो काफी मुश्किल रहने वाला है।
ऑल इन ऑल ऑडिटर को अपनी ड्यूटी निभानी है एज पर एस 240, एज पर 143 सबसेक्शन 12 एंड एज पर कारो 447 में लेके जो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ फ्रॉड है, एक्ट्स विद इंटेंट टू इंजर whether there is a wrongful gain or wrongful loss, whether or not there is a wrongful gain or wrongful loss, इस तरह की एक्ट को लेके ऑडिटर के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स हैं, ऑडिटर के पास बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है. सो ऑडिटर फोकस ऑन फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट व्हाइल द लॉ होल्ड्स पीपल अकाउंटेबल फॉर ऑल फ्रॉडलेंट एक्ट्स. Auditor should apply SA 240's definition in planning audits, but he may not be able to detect all the frauds specifically given under section 447. Okay. Quickly, ऑडिट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के बीच में क्या डिफरेंस है? रिपोर्ट तब यूज करते हैं जब एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन हो, सर्टिफिकेट तब यूज करते हैं जब ऑडिटर कमेंट कर रहा हो या वेरीफाई कर रहा हो किसी पर्टिकुलर फैक्ट को. फॉर एग्जांपल सेक्शन 66 ऑफ द कंपनीज एक्ट में ऑडिटर को एक सर्टिफिकेट देना होता है ट्रिब्यूनल को, जहां पे कंपनी जो है रिडक्शन ऑफ कैपिटल की रिक्वेस्ट दे रही होती है, राइट. लेकिन सेक्शन 143 में ऑडिटर एक रिपोर्ट इश्यू करता है जिसमें उसका ओपिनियन लिखा होता है. नाउ डिस्टिंक्शन बिटवीन नोट्स ऑन अकाउंट एंड क्वालिफिकेशन, अगेन आप सबको आता है, बट फिर भी मैंने आप लोगों को इस पे एक स्ट्रक्चर दे दिया. नोट्स ऑन अकाउंट एक्सप्लेनेशन और डिस्क्लोजर होते हैं बाय मैनेजमेंट जो क्लैरिफाई करते हैं जजमेंट और एस्टिमेट को. क्वालिफिकेशन इज बेसिकली मॉडिफिकेशन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट जो हाईलाइट करते हैं डिसएग्रीमेंट को, रिजर्वेशन को. ओके, क्या दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल कि नोट्स टू अकाउंट है, ऑडिटर उससे एग्री नहीं करता है और ऑडिटर ने उन्हीं नोट्स टू अकाउंट्स के चलते क्या कर रखा है? क्वालिफिकेशन दे रखा है. अच्छा, क्या दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं और एग्रीमेंट भी हो सकता है? आंसर इज यस, नोट्स टू अकाउंट है, ऑडिटर उनसे एग्री करता है, ऑडिटर को लगता है. अच्छा, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर ऑडिटर एग्री करता है तो भी क्या क्वालिफिकेशन देगा? नहीं, तो फिर वो ईओएम यूज करके यूजर का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है. इधर देखिए, बोथ कैन कोएग्जिस्ट, ऑडिटर रिपोर्ट मस्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट ऑडिटर्स व्यू, नॉट जस्ट लाई ऑन द नोट्स. ईओएम इज नॉट इक्वल टू क्वालिफिकेशन. अगर ऑडिटर एग्री करता है, किससे एग्री करता है? नोट्स टू अकाउंट से, लेकिन यूजर का ध्यान लाना चाहता है तो ईओएम डाल देगा. अगर ऑडिटर एग्री नहीं करता है नोट्स टू अकाउंट से तो वो क्वालिफिकेशन डाल देगा. एग्जांपल देखिए क्वालिफिकेशन का, पेंडिंग लॉ सूट है, मैनेजमेंट कह रही है नो लाइबिलिटी, ऑडिटर कहता है कि भैया लाइबिलिटी है, तो रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा. एग्जांपल देखिए ईओएम का, चेंज इन एस्टिमेट मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर देती है, ऑडिटर एग्री करता है, लेकिन उसको जो है वो यूजर के सामने लेके आना चाहता है तो वो ईओएम जो है वो यूज कर लेगा, राइट. इसी के बाद हमने केस स्टडी करी. उस केस स्टडी में हमने खास चीज ध्यान दीजिएगा, परवेजिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. परवेजिव वर्ड मैंने आपको पहले भी समझाया था. कोई भी चीज परवेजिव तभी होगी जब वो एक आइटम पे कन्फाइंड नहीं है. एक आइटम पे कन्फाइंड है तो भी परवेजिव हो सकती है अगर सब्सटैंशियल प्रोपोर्शन कवर कर रही है. एंड इवन याद रखिए, अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी को वो प्रॉफिट में या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को लॉस में कन्वर्ट कर रही है तो भी मैं उसे क्या मान के चलूंगा? परवेजिव मान के चलूंगा. परवेजिव का डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा मैं कौन सा ओपिनियन देने वाला हूं. इज दैट क्लियर? बोलिए. साथ में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाया जिसमें हमने पढ़ा था कि एक बैंक है और बैंक को लेकर, बल्कि वो क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे यहां पे दिखाई देता हूं, इन्वॉल्व कर लेते हैं उस क्वेश्चन को अपने साथ. ये देखिए, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक की फाइल आप देख रहे थे एज ऑडिटर और आपने देखा कि टीम ने एक पैराग्राफ डाला है. क्या पैराग्राफ डाला है टीम ने? ईओएम पैराग्राफ डाला है और उसमें इसने लिखा है कंसर्न्स आर रेज्ड रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न स्टेटस ऑफ द बैंक. ओके, हाउ द बैंक फील्स दैट इट कंटिन्यूज टू रिमेन अ गोइंग कंसर्न. भाई इन्होंने कंसर्न रेज किए, बैंक को लगता है कि हम तो गोइंग कंसर्न है और बैंक ने अपने रीजन नोट 10 में दे दिए. Our opinion is not modified in respect of this matter. तो as per the ICS study material, this is not correct. क्या आना चाहिए था? हमारा एक मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ जो है वो आना चाहिए था SS 700 में SA 570 के हिसाब से, 700 के फॉर्मेट में 570 के हिसाब से. फिर मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाया. आई होप यू एंजॉयड इट. जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम लोगों ने देखा था बता दीजिए हाँ या ना. कहाँ गई आपकी चैट? ये रहा. मैंने आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी दिखाया और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी मैंने दिखाया आप लोगों को कि कैसे ईओएम डाल के सेम बात लिखी गई है. ईओएम डाल के कैसे सेम बात लिखी गई है कि भाई देखो, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट 7, जहां पे कंपनी एक्सप्लेन करती है कि मैनेजमेंट ने अपना गोइंग कंसर्न अजम्पशन को असेस किया है और साथ में असर्शन देती है कि कैसे जो है हम लोग जो है वो गोइंग कंसर्न बने रहेंगे. कंपनी विल कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड विल बी एबल टू डिस्चार्ज इस लायबिलिटी, और हमारा ओपिनियन इसमें मॉडिफाइड नहीं है. खैर, ये प्रैक्टिकल बात थी, लेकिन थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछे तो मैंने आपको गाइड कर दिया आपने क्या लिख के आना है. डन. चलिए जी, अब कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे समाप्त होती हैं. कुछ रिक्वायरमेंट और इधर उधर आ सकती है, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल. आप स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें ब्रांच ऑडिट की भी जो रिक्वायरमेंट है वो एज पर स्टडी मटेरियल उन्होंने लिखा हुआ है कि वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर, बट कवर्ड नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर. आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वो आएंगी, मैं आपको कवर करा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल. एंड अब हम लोग कारों की तरफ चलने वाले हैं. आ जाओ.